हम खत ही नहीं सुनना चाहते थे और हमें मालूम था कि वो आज आकर किस तरीके से वो रोने वाले है और आज जो आकर वो सिर्फ अपना इलेक्शन का भाषण देने वाले थे उसमें और देश को ये बताना चाह रहे थे कि मतलब कैसा दूसरे सब खराब है और मैं और मेरा पक्ष कितना अच्छा है और देश को हम कितना अच्छा आगे लेके जाना चाहते हैं, बस उनका यही था। तो जब मालूम ही था हमें ये सब इनका रोना पिटना चलने वाला है तो हमारे पास एक ऑप्शन था, या तो इनका भाषण सुने या कपिल शर्मा शो का कॉमेडी का जो शो आता है उसके अंदर कपिल शर्मा को देखे, गुत्थी को देखे कि किस तरह के आके, क्योंकि हमको मालूम था कि मोदी जी तो सिर्फ तो बाबा जी का ठल्लू देके चले जाने वाले थे, तो हमने सोचा कि ओरिजिनल बाबा जी का ठल्लू क्यों नहीं देखें करके, तो हमने कपिल शर्मा शो देखना पसंद किया है। हमने आधा घंटा अपना वेस्ट नहीं किया, जाया नहीं किया है। लेकिन मैंने अभी एक दोस्त से कॉल किया और मैंने पूछा उसको कि क्या बोले मोदी जी ने, तो उसने कहा जिस तरह बच्चा रोता है नहीं क्या उसमें, मेरे को हरा दिए, मेरे को मैच में हरा दिए है करके, तो बस उनका यही था आधा घंटा। तो मैंने अपना आधा घंटा जो है वो मैंने बर्बाद नहीं किया है। कपिल शो देख कर मैंने आधा घंटे का बड़ा मजा लिया हूँ। उन्होंने अपने भाषण में सिर्फ ये कहा है कि विरोधी ये नहीं चाहते थे कि महिला बिल पास हो और महिला सीट पर उनके बगल में आकर कंधे से कंधा लगाकर बैठे, यही वजह है कि उसके विरोध में कई लोगों ने वोटिंग की। देखिए, अब जनता इतनी बेवकूफ है नहीं जितना मोदी जी समझ रहे हैं करके उसमें। अब एक अच्छी बात यह रहेगी कि अब ना तो मोदी जी केरला जाए, ना पश्चिम बंगाल जाए, ना आसाम जाए। उन्होंने अपना आज के दिन जो है अपना जो भाषण इलेक्शन के अंदर अब वो प्रचार के अंदर देने वाले हैं, यही भाषण पूरा का पूरा जो है वो आपको पश्चिम बंगाल में भी सुनने को मिलेगा, आसाम में भी सुनने को मिलेगा, केरला के अंदर भी सुनने को मिलेगा उसके अंदर कि देखो महिलाओं, मैं तुम्हारा कितना उद्धार, तुमको तरक्की करते हुए देखना चाह रहा था, लेकिन ये देखो, ये केरला में जाएंगे तो डीएमके को कोसेंगे, पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो टीएमसी को कोसेंगे, आसाम में जाएंगे तो कांग्रेस को कोसेंगे। तो यही काम करने वाले हैं। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मोदी जी घर पे बैठ जाइए आप। ये भाषण है तो टेलीकास्ट करवाने लगा दीजिएगा हर जगह के ऊपर, क्योंकि अब आप आधा घंटा जो है यही रोना पिटना आपका चलता रहेगा कि देश ने आपके साथ कैसा धोखा किया। देखिए, सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो गई, क्योंकि उनको भी मालूम था कि उनके पास बहुमत नहीं है। विपक्षी दलों से उन्होंने विमर्श नहीं किया और महिला आरक्षण की आड़ में जो मनमानी तरीके से डिलिमिटेशन बिल पास कराना चाहते थे, उनकी कलई खुल गई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज विधवा विलाप कर रही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन उनका ये कहना है कि 2029 में महायज्ञ होगा और इन सभी पार्टियों को पता लग जाएगा उस महायज्ञ में। हम भी उसके लिए तैयार हैं, हम उन्हें बेनकाब करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश को गुमराह करके ही अपना नैरेटिव बनाती है। जब आई तो उन्होंने कहा कि हम हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख देंगे, इसके बाद 2 करोड़ नौकरी देंगे। फिर नोटबंदी के समय कहा कि हम आतंकवाद खत्म कर देंगे, नहीं जिस चौराहे पर हम मिलेंगे आप उससे मेरा हिसाब कर लेना। तो प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा देश को नहीं रह गया है, इसलिए ये अपना जो फेस सेविंग करते हैं, सदन के अंदर तो एक शब्द बोले नहीं और विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया नहीं, और जब इनकी चोरी पकड़ी गई तब महिला के पीछे आ रहे हैं, महिला आरक्षण के पीछे छुप करके इस तरीके का नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं और देश इसको देख रहा है और इसे बेनकाब भी कर रहा है। We saw a prime minister who was visibly upset, very distressed. Of course, there is a reason for his distress and this upset. That is because he lost the constitutional amendment bill, which has not happened for a few decades in Indian parliamentary history. This is a tribute to the arrogance of the BJP. They wanted to snatch away the rights of the southern states. Today, the Prime Minister made an admission in the Coimbatore rally that the delimitation would have happened on the basis of the 2011 census. And where does this 50% come up?
And our Chief Minister, Mr. M.K. Stalin, rightly opposed it because he knew these evil designs. He knew how we will be made second-class citizens by stripping away our political power. 2011 census, we have controlled the population, and how can you bring delimitation on the basis of 2011 census? And Mr. Modi himself has admitted that, and rightly this delimitation bill was consigned to be taken away, consigned to be not passed. So we are very happy about this aspect. And this spin or this rhetoric that the Women's Reservation Bill was defeated by the Prime Minister, Mr. Modi, is very unfortunate. I don't know how he is underestimating the collective intelligence of our country. They know what was dismissed was the delimitation, not the Women's Reservation Bill. For his understanding and for the understanding of everybody, we have to point out that the Women's Reservation Bill was passed in the year 2023 and it was notified at 9:55 p.m. a day earlier when this bill was rejected. So, the Women's Reservation Bill is alive and kicking. The BJP does not have the heart to implement it. The DMK wants this Women's Reservation Bill to be implemented in the existing numbers. If the BJP had wanted, if the BJP and the RSS, the Prime Minister and Mr. Amit Shah had wanted, they could have implemented this 33% reservation in the 2024 parliamentary. We would have had probably 200 women MPs. But they lost the chance and they are accusing the DMK that we are against women. We want to remind the Prime Minister, sir, Mr. Prime Minister, not now, 30 years back, we gave reservation to women in the local body polls. 33% reservation was implemented by us 30 years back. We gave reservation for women on the jobs, 30%. Now it has been increased to 40%. Not now, 30 years back. This is the kind of legacy we have. So when you make accusations, please read the history. Please read what the DMK stands for. And today, we also brought in a private members bill where we wanted to do away with the census and delimitation and ensure that plain and simple Women's Reservation Bill will be implemented. You rejected it. The BJP rejected it. So who's against the women? So your antics, your rhetoric will not work. Maybe 10 years ago, what you said would have been taken up, would have been consumed by the Indians, but now they are sick and tired of your rhetorics, of your jumlas. So whatever you say is not going to resonate with the people of Tamil Nadu. And our Chief Minister has pointed out, Mr. Modi is doing a campaign for us, a free campaign for us. Let him continue doing that. We welcome him. 3 more days are there for the close of polls, close of campaign. Please come, sir. Please come here and do a free campaign for the DMK in the state of Tamil Nadu. देखिए, सबसे पहली बात है प्रधानमंत्री जी कितना नीचे गिरेंगे, कितना झूठ बोलेंगे, इसका कोई लेवल तो होना चाहिए। पहली बात ये 2023 में लोकसभा में पारित हुआ था सर्वसम्मति से महिला आरक्षण बिल, उसे लागू करे, उसे तो कोई रोक तो है ही नहीं। अभी जब 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है, 3 राज्य के चुनाव हो चुके, 2 राज्य बचा है, ऐसे समय में विशेष सत्र बुलाया उन्होंने और महिला आरक्षण के साथ परसीमन को जोड़ा उन्होंने। और परसीमन होगा जनगणना के बाद। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब 2001 में इसमें एक लोकसभा में ही पारित किया था कि 2026 तक के इसके परसीमन पर रोक उन्होंने लगाया था। वित्त कानून मंत्री के रूप में जेटली जी का भाषण आप सुन लीजिए, वो 2026 तक के। सवाल इस बात का है 2021 से लेकर 2026 तक के आप जनगणना क्यों नहीं कराए? आप एसआईआर कर रहे हैं, जनगणना नहीं करा रहे हैं। जनगणना के बाद करो परसीमन, कौन रोक रहा है आपको? और दूसरी बात यह है कि ये जो आप प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं उसमें छोटे राज्यों को भारी नुकसान होने वाला है। जो बड़े हैं उसको ज्यादा फायदा होगा, छोटे हैं उसको और ज्यादा नुकसान होगा, तो अंतर बहुत हो जाएगा। और इसलिए केवल आपको देखिए,
तमिलनाडु में आपको कोई फायदा होने वाला नहीं, आप है ही नहीं वहां। आप केवल अब जो चुनाव बचा है वो पश्चिम बंगाल, उसके लिए ये लाए। आप जानते हैं आपके पास संख्या बल नहीं है। 16 तारीख को रात को 10 बजे आप नोटिफिकेशन कर रहे हैं, तैयारी भी नहीं है, तो केवल राजनीति करने के लिए बिल लाए हैं, क्योंकि मीडिया आपके हाथ में है, आप कुछ भी दिखाते रहोगे। लेकिन सच तो सच है भाई। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम 2023 में जो आपने प्रस्ताव पारित किया हम साथ में अभी लगा लिए, अभी कर लीजिए। लेकिन आपकी नियत क्या है? वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने मोहन भागवत को पत्र लिखा है, आज मैं ट्विटर में देख रहा था, तो उन्होंने नियत पे सवाल उठाया। मोहन भागवत जी चुप क्यों हैं, उसके मौन पे भी, और दूसरा सरकार के नियत पर भी। 2-2, 3-3 बार के मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे सिंधिया जी, आपके उपाध्यक्ष हैं, और वो जब संतुष्ट नहीं है आपसे, बचत की बात छोड़ दीजिए। मोदी जी आप गुमराह करना छोड़ दीजिए। ये दरअसल में 2 कारण है, एक तो पश्चिम बंगाल का चुनाव, दूसरा ये जो महंगाई है, अभी जो मिडिल ईस्ट में जो युद्ध हो रहा है उसके कारण से जो पेट्रोलियम पदार्थों के, गैस के कीमतों में जो भारी वृद्धि हो रही है, और ये 29 तारीख के बाद आप खुद भी नहीं रोकेंगे। जो मतदान हुआ शाम को 6 बजे, और उसके बाद ये रेट बिल्कुल रॉकेट की तरह भगेगा, है ना। तो महंगाई आपके कंट्रोल में नहीं है। और तीसरा जो एप्स्टीन फाइल है, ये 3 चीजों के लिए आप ये बिल लाए देश को गुमराह करने के लिए। तो शुतुरमुर्ग यदि रेत में सर घुसा ले और समझे तूफान गुजर गया, तो ये धोखा है। आप धोखा दे रहे हैं देश को।